हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर हमारी क्लासेस कंटिन्यू होने जा रही है दोस्तों, जिसमें हमारे अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में जो है इसका सिलेबस एनालाइज किया था, और इस लेक्चर नंबर 2 में दोस्तों हमने लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ और परिभाषाओं को देखने का प्रयास किया था। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोक प्रशासन को समझेंगे कि इसे कला के रूप में जाना गया है या फिर विज्ञान के रूप में, अर्थात कि लोक प्रशासन के कला और विज्ञान के दोनों क्षेत्रों पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस सेशन में नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी को मैं दोस्तों एक बार बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बीए के कंप्लीट कोर्स को, बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, तो जिसमें आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आप अपने सभी डाउटों को क्लियर कर सके। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में। दोस्तों, ये हमारा थर्ड सेशन हो रहा है, ये हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चरों को नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि पहले उन लेक्चरों को देख लें, जिससे कि आपकी सभी टर्मिनोलॉजी क्लियर होती चले, आपका कोई टॉपिक छूटे ना। ओके, चलिए दोस्तों, मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारे द्वारा ये जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, ये स्पेशली दोस्तों एक टर्मिनोलॉजी को लेकर के नहीं है। आपको कई जगह यूट्यूब पे कई सारी क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसमें सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है ना। तो उससे दोस्तों आप उन टर्मिनोलॉजी को लिंक नहीं कर पाते हैं, है ना। एक पूरे टॉपिक को आपको क्लियर अच्छे से समझने के लिए, उसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए उसमें एक पूरे वीडियो का एक समूह बनाना पड़ता है ना, वो जो कि वहां पर अवेलेबल नहीं हो पाता है। और इसीलिए मैंने एक थोड़ा सा हट करके एक छोटा सा प्रयास ये करने का प्रयास किया है कि मैं आपको टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज सभी वीडियो पूरे विस्तार से और क्रम के अनुसार आपको समझाते चलूं, आपको पढ़ाते चलूं। बीच में दोस्तों हमारा क्रम नहीं टूटेगा, चाहे सेशन कितना भी कंप्लीट होगा, लेकिन हमारा क्रम एज इट इज बना रहेगा, जिससे आपके सिलेबस का कोई भी पॉइंट, कोई भी टर्मिनोलॉजी आपसे छूटेगी नहीं। ठीक है, आपको आपके साथ में दोस्तों लोधी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, जिससे कि आपके की एक टॉपिक, आपने एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ा और दूसरा छूट गया, फिर तीसरा आप पढ़ने लगे हैं, तो इस प्रकार दोस्तों आपके दिमाग में कंफ्यूजन को मैं क्रिएट नहीं होने दूंगा। पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज पूरे विस्तार से हम समझते चलेंगे। ओके, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन में। हमारा अभी ये फर्स्ट यूनिट में लोक प्रशासन की पहला चैप्टर ही दोस्तों चल रहा है, जिसमें अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र को हम लास्ट सेशन में हमने समझा था, और अभी हम इस पर दोस्तों बात करेंगे इसमें कि लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान कहना उचित है या फिर कला कहना उचित है। चलिए, इसके अंतर्गत दोस्तों कुछ चैप्टरों को हमने देखा था। लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, लोक प्रशासन की विशेषताओं को हम समझ चुके थे, और लोक प्रशासन के क्षेत्र को भी हम समझ चुके हैं दोस्तों। अब इसमें जो एक एडिशनल है कि लोक प्रशासन का कला या विज्ञान, ये वाला दोस्तों ये पॉइंट हम आज देखेंगे, और लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में भी आज हम समझेंगे। तो यहाँ पर इस सेशन में हम 2 बातों को कवर करेंगे, लोक प्रशासन की, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति के बारे में, और साथ ही साथ में देखेंगे कि लोक प्रशासन जो है वो कला है या फिर विज्ञान है, या अगर दोनों को कह सकते हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में हम दोनों जो है इसके अंतर्गत कह सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है कि जिस किसी मित्र को क्लासेस ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो, सभी लेक्चर उसको नहीं मिल पा रहे हो, और आप पूरे लेक्चरों को, पूरी क्लासेस को विस्तार से क्रम अनुसार पढ़ना चाहते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से वीडियो सीरीज के अनुसार पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम। प्लेलिस्ट में चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए दोस्तों वहां बना दी गई है। एक बार आप उसमें जा करके वहां क्रम अनुसार भी वहां पर सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और इसी से साथ में दोस्तों जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको पूरे टॉपिक की डिमांड समझ जाए। क्वेश्चन सारे पढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि क्वेश्चन में किस प्रकार की प्रकृति के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में,
क्या डिमांड आपकी क्वेश्चनों के तहत हो सकती है, वो सारी डिमांड जब आपके दिमाग में क्लियर होती है तो आपका दिमाग पूरे टॉपिक को पढ़ते वक्त वही डिमांड की सप्लाई ढूंढने का प्रयास करता है, जिससे आपका दिमाग पूरे टॉपिक के तहत दोस्तों अलर्ट रहता है और वहां से आप जो है कोई सा भी कंसेप्ट, कोई सी भी टर्मिनोलॉजी आपसे वहां पर चूकती नहीं है, छूटती नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके और 1 मिनट में सभी क्वेश्चनों को आसानी से अच्छे से पढ़ लीजिए, उन क्वेश्चनों की डिमांड को समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चनों को पढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, ये आपको उत्तरदायित्व है, आपको समझना है क्वेश्चनों को, और यहाँ पर आपको देखना है कि इन क्वेश्चनों की क्या डिमांड है, क्या प्रकृति इन क्वेश्चनों की है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में या फिर इसके स्वरूप के बारे में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकृति क्या है या इसका स्वरूप क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, ये कहना एक विवादास्पद प्रश्न है। कुछ राजनीतिज्ञ इसे कला मानते हैं तो वहीं कुछ राजनीतिज्ञ इसे विज्ञान और कुछ इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार से लोक प्रशासन की भूमिका का या कहें कि लोक प्रशासन के स्वरूप की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें दोस्तों जब इसके अर्थ को समझा था तो अर्थ को लेकर भी कई विद्वानों में विवाद था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी लोक प्रशासन को कला या विज्ञान मानने पर भी कई सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे कला के रूप में स्वीकार करते हैं तो कुछ विद्वान इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, वहीं कुछ विद्वान है जो इसे दोनों का एक सम्मिलित रूप मानते हैं। तो डॉक्टर महेश्वरी तथा अवस्थी साहब ने कहा है, या कहें कि इनके शब्दों में, डॉक्टर महेश्वरी और अवस्थी के शब्दों में, कि लोक प्रशासन का प्रयोग 2 अर्थों में किया जा सकता है। पहला, लोक प्रशासन शासकीय मामलों के संचालन की प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि लोक प्रशासन का जो प्रयोग किया जाता है वो संपूर्ण सरकारी तंत्र या सरकारी अंग के रूप में सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यही बात यहाँ डॉक्टर महेश्वरी साहब और अवस्थी साहब स्वीकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि अतः ये एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन निश्चित कला है। तो इस प्रकार से महेश्वरी साहब और अवस्थी साहब ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि चूंकि ये एक सरकार की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसे कला का रूप दिया जा सकता है, कला के रूप में इसे स्वीकार किया जा सकता है। और वहीं दोस्तों दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र भी माना जाता है। बौद्धिक अन्वेषण का क्षेत्र, लोक प्रशासन सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि एक अन्वेषण का क्षेत्र भी है, जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक होता है ना। तो इस कारण तो ये शासकीय मामलों के अध्ययन के विषय के रूप में विज्ञान की संज्ञा भी धारण करता है। तो इन दोनों ने दोस्तों, महेश्वरी और अवस्थी साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लोक प्रशासन के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से इसे कला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके कारण इसे विज्ञान भी कहा जा सकता है। तो इसलिए हम अध्ययन करके जानने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन कला है या फिर विज्ञान। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। ओके, तो दोस्तों लोक प्रशासन कला या विज्ञान, तो लोक प्रशासन को दो स्लाइडों में हम समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ देखेंगे हम लोक प्रशासन को कला के रूप में और आगे उसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसको कि लोक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में। तो ये कौन से ऐसे फैक्ट हैं, कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनके माध्यम से हम ये प्रूव कर सके कि लोक प्रशासन कला है, वहीं ऐसी कौन सी बातें हैं, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम ये कह सके कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो चलिए दोनों को एक एक करके दोस्तों अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको कि लोक प्रशासन एक कला के रूप में। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन अगर एक कला है तो किस प्रकार से है, ऐसी कौन सी बातें इसमें समाहित है जो आर्ट में अर्थात कला में भी वही बातें समाहित है और वही बातें लोक प्रशासन में समाहित है। तो कई विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला का एक रूप माना है। लोक प्रशासन का अभिप्राय किसी विशेष उद्देश्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों से काम करवाना या काम लेना है। अब दोस्तों देखिए जरा यहाँ पर
अब जरा इसकी बारीकी को समझने का प्रयास कीजिए कि लोक प्रशासन को कला का रूप देने में विद्वानों का क्या विचार है। तो उनका कहना यह है कि जिन बारीकियों के साथ में, जिन विशेषताओं के साथ में लोक प्रशासन सरकार का कार्य करता है, तो उन कार्यों को हम एक कला का रूप दे सकते हैं और उन्हीं के आधार पर लोक प्रशासन को कला के रूप में कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसमें क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है, क्रिया पक्ष की अर्थात काम करने की। तो कितने अच्छे से काम किया जा रहा है, किस प्रकार से काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है, किस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितनी पारदर्शिता के साथ इसका काम किया जा रहा है, कितने संसाधनों का कितना उचित पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, इस प्रक्रिया के तहत ये कला होती है ना। कार्य करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों की ये कला होती है। तो उसी कला के कारण ही लोक प्रशासन को यहाँ पर कला के रूप में जो है दर्शाया गया है। प्रशासन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरे से काम करवाने का ढंग जानता हो। दोस्तों ढंग पे ध्यान दीजिए कि ये इसमें अर्थात प्रशासन में या लोक प्रशासन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरे से काम करवाने की कला जानता हो या ढंग जानता हो। इसी कारण से इसे इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोक प्रशासन एक कला है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब इस विषय में दोस्तों सुकरात क्या कहते हैं, जिसको आप भली भांति रूप से जानते हैं कि ये बहुत ही पुराने एक प्राचीन समय के राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा लोक प्रशासन को लेकर कि वह लोक प्रशासन को कला मानते हुए उसके लिए विशेष प्रशिक्षण को आवश्यक मानते थे। तो सुकरात साहब जो मानते थे वो ये कहते थे कि लोक प्रशासन जो है एक कला है और इस कला के लिए कि किसी व्यक्ति में ये कला डालने के लिए उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, है ना। तो विशेष प्रशिक्षण बहुत ज्यादा आवश्यक है काय के लिए, लोक प्रशासक के लिए, ताकि वो एक कलात्मक रूप से कोई भी कार्य अच्छे से कर सके। उनका कहना था कि हमें विशेष कार्य कराने के लिए विशेष व्यक्ति के पास जाना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सुकरात साहब कहते थे कि कोई अगर हमें स्पेशली कार्य कराना है तो एक विशेष उसी व्यक्ति के पास जाना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको जूते सिलवाना है तो आप किसी सुनार के पास नहीं जा सकते। अगर आपको जूते सिलवाना है तो आपको मोची के पास जाना होगा और अगर इलाज करवाना है तो डॉक्टर के पास जाना होगा। तो इसी प्रकार से हमें राज रूपी पौध का संचालन करने के लिए उस विशेष कला में दक्ष व्यक्ति को ही बुलाना चाहिए, है ना। और उनका कहना था कि जनता बीमार है, हमें उनका इलाज करना चाहिए। हम यही कहेंगे कि यह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है, क्योंकि लोक प्रशासन एक कला है। तो सुकरात साहब का पक्ष समझ आया कि सुकरात साहब ने क्या तर्क के आधार पर, ऐसा कौन सा तर्क दिया जिसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोक प्रशासन जो है एक कला है, ना कि विज्ञान। एक कला के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया सुकरात ने। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक प्रक्रिया का साधन ही, ये एक प्रक्रिया है, किसी भी शासन की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार अपना कार्य उचित रूप से करवाती है और उस व्यक्ति के लिए या उस प्रशासक के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वो अपने कार्य में दक्ष होता है, इसीलिए उसे जो है कलात्मक रूप में कार्य करने में प्रशिक्षित माना जाता है। और इसी कारण से उस लोक प्रशासन को या उस लोक प्रशासक को दोस्तों हम कला कह सकते हैं या लोक प्रशासक को कलाकार कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां इस प्रकार से लोक प्रशासन को कला मानने वालों ने इस प्रकार से अपने विचार प्रकट किए हैं और इन टर्मिनोलॉजी के आधार पर दोस्तों इसे कला के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि कला के रूप में किस किस प्रकार से इसको कला का रूप दिया जा सकता है, अर्थात कि ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी के माध्यम से ऐसे क्या प्रूफ दिए। देखिए, कोई भी राजनीतिक या विद्वान जब किसी चीज की परिभाषा देता है, किसी टॉपिक को समझाता है, किसी वस्तु पर जब कुछ बोलता है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि उसने हवाबाजी कर दी, बल्कि उन्हें एक प्रूफ के माध्यम से उसे प्रूफ भी करना होता है। अगर जैसे अरस्तु साहब ने बोल दिया है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक कला है, तो कला क्यों है,
तो उसके पीछे का आधार क्या है, वो आधार भी इन्हें समझाना होता है ना। तो किन आधारों पर इन जो है लोक प्रशासन को जो है लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कला का रूप मानने वाले ने कौन से आधार ऐसे दिए हैं जिसके आधारों पर उन्होंने जो है ये इसको सिद्ध करके दिखाया है कि लोक प्रशासन एक कला है। तो दोस्तों उसके कुछ 4-5 पॉइंट है जिनके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता के आधार पर विकास की प्रक्रिया, पद्धति, निश्चित नियम और अभ्यास की आवश्यकता। तो ये 5 पॉइंट है दोस्तों जिनके माध्यम से हम ये समझाने में सफल हो सकते हैं, या कहें कि लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वानों ने कुछ ये अपने तरफ से कुछ पॉइंट ये दिए हैं जिनके आधार पर उन्होंने कहा है कि ये सारी गुण जितने भी पॉइंटों के में पाए गए हैं ये सारे गुण लोक प्रशासन में समाहित है। इसी कारण से लोक प्रशासन को जो है आप कला कह सकते हैं। चलिए, तो इन सभी पॉइंटों को, 5 पॉइंट को एक एक करके दोस्तों अच्छे से समझने का हम प्रयास करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? अगर फास्ट हो रहा हो, थोड़ा स्पीड कम करना हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बोल दीजिएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। ओके, दरअसल क्या होता है कि टॉपिक तो हमारा छोटा होता है लेकिन कुछ ज्यादा समझाने में फिर हम थोड़ा सा भावनाओं में बह जाते हैं, जिस कारण से क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ। अगर ज्यादा स्पीड हो पा रही हो तो आपके मोबाइल में ऑप्शन है थोड़ा स्लो करने का, और आप अगर धीरे चल रहा हूं तो आपके मोबाइल में ऑप्शन ये फास्ट करने का भी ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से क्लास को देख सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो 5 पॉइंटों को एक एक करके समझते हैं। जानते हैं कि किन आधारों पर इन विद्वानों ने लोक प्रशासन को जो है एक कला का रूप दिया है, कला के रूप में स्वीकार किया है। सबसे पहला हमने देखा था परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों परिवर्तनशीलता कि जिस प्रकार से कला में एक परिवर्तनशीलता का गुण होता है, तो कला में जो भी कलात्मक कार्य होते हैं, ये जो कला जो आर्ट होती है, आर्ट में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, समय के साथ परिवर्तन होने का गुण उसमें समाहित होता है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी परिस्थितियों के बदलने पर उसके भी कार्यों में परिवर्तन आ जाता है, कार्य बदलते हैं, उनका कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं, उनके सिद्धांतों में परिवर्तन आते हैं, कानूनों में परिवर्तन आते हैं, नए नए प्रकार के कानून बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कला में समय के साथ परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं, और इसी आधार पर लोक प्रशासन को कला का रूप दिया गया है। अब जरा एक बार स्लाइड को पढ़िए। जिस प्रकार अन्य कलाओं की प्रकृति या पद्धति परिवर्तनशील होती है, अर्थात समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं भी समय समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। लोक प्रशासन, इन्हीं आधारों पर लोक प्रशासन को हम कह सकते हैं कि ये एक कला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट था हमारा विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया, तो जिस प्रकार से अन्य कलाओं का क्रमिक विकास होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है और आज भी हो रहा है। इस दृष्टि से भी लोक प्रशासन एक कला है। इसमें समझने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, समझिए जरा इसको कि जिस प्रकार से कलाओं का दोस्तों धीरे धीरे विकास हुआ है, जैसा कि आप स्पष्ट तौर पर देखते आ रहे हैं कि जो जैसे हम आज मान लीजिए पेंटिंग की बात कर लेते हैं कि पेंटिंग जो आज की जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, आज के चित्र काफी खूबसूरत आपको लगते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि यही चित्र इसी प्रकार के, इसी जो आज की क्वालिटी है, जो आज की विशेषताएं हैं, क्या 100 साल पहले भी यही विशेषता रही होगी, यही क्वालिटी रही होगी, या आज से 1000 साल पहले भी यही विशेषता रही होगी? बिल्कुल नहीं रही होगी। अगर आपने सिंधु सभ्यता को पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता को देखा होगा दोस्तों, तो उस समय की चित्रकला जो थी, वो चित्रकला की कुछ अन्य विशेषताएं थी, एकदम साधारण रूप में हुआ करती थी, पत्थरों पर बनाई हुई होती है, दीवारों पर बनाई हुई होती है, कोई विशेष सामग्री उस समय उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, तो उस जो
शुरुआत तो लेकिन उस समय हो चुकी थी आज से लगभग 30,000 साल पहले। अगर हम भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत में कला की संस्कृति का विकास आज से 30 से 35,000 साल पहले हो चुका था। तो जो उस समय की विशेषताएं थी दोस्तों, जो चित्रकला थी उसका धीरे धीरे विकास होने लगा, ठीक है। और वो विकास होते होते दोस्तों आज ये इस रूप में आ चुकी है कि जो आज के समय में आप देखते हैं चित्रकला को, है ना। तो इसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी इस कला की तरह ही धीरे धीरे विकास हुआ है, ना कि एकदम तरीके से कहीं से विशेष तौर पर आई हो। जैसे कि लोक प्रशासन की अगर बात करें दोस्तों, तो प्राचीन समय में क्या आज के जैसी संवैधानिक व्यवस्था है, क्या प्राचीन समाज से 1000 साल पहले भी क्या इसी प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे उनका विकास होने लगा, धीरे धीरे राजनीतिक संगठन बनने लगे, समाज संगठित रूप से रहने लगी। तब कहीं जाकर उनको एहसास होने लगा, महसूस हुआ कि समाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए, समाज को विशेष सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए जो है विशेष व्यवस्था या नियम समाज में होना चाहिए। वो जो नियम बनकर आए थे उन्होंने ही राजनीतिक शासन का रूप धारण धीरे धीरे करने लगे वो, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पर भी कुछ सिद्धांत बने, राजनीतिक व्यवस्थाएं बनने लगी। तो इस प्रकार से दोस्तों लोक प्रशासन का भी धीरे धीरे विकास हुआ है, स्टेप बाय स्टेप विकास हुआ है, जैसे कला का विकास होता है। क्लियर हो पा रहा है? चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम देखेंगे पद्धति के बारे में। पद्धति के अंतर्गत जिस प्रकार कला के विशेष सिद्धांत होते हैं, कला के विशेष सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन में विशेष पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। कला के सिद्धांत में समय समय पर परिवर्तन होता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में भी कानून समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो जरा इस स्लाइड को आप पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपके लिए शब्द डाले हैं, पढ़ोगे आप आसानी से समझ जाओगे। इसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी विशेष समझने लायक नहीं स्थिति इसमें नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जिस प्रकार से कला की एक पद्धति होती है, एक सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन का भी अपना एक कानून होता है, अपना एक पद्धति होती है, अपने कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ रूल होते हैं, है ना। तो उन्हीं के आधार पर लोक प्रशासन अपना कार्य करता है, ठीक है, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। इसके बाद में हम बोले निश्चित नियम। तो जिस प्रकार से निश्चित कार्य पद्धति होती है, उसी प्रकार से कुछ निश्चित नियम भी होते हैं। जैसा कि कला में भी, कला के क्षेत्र में भी दोस्तों निश्चित नियम होते हैं, उसी प्रकार से जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी विशेष या निश्चित नियम होते हैं, और नियमों के अंतर्गत ही प्रत्येक लोक प्रशासक अपना कार्य संचालित करता है। तो जिस प्रकार से कला की सफलता उसके निश्चित नियमों पर निर्भर करती है कि कोई भी कलाकार जितने अधिक से अधिक नियमों का संचालन करके उन नियमों का फॉलो करता है, उतना ही वो दोस्तों सफल होगा कला के क्षेत्र में। उसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में भी जो एक लोक प्रशासक होता है, वो जितने अपने सिद्धांतों का अनुसरण करेगा, उस क्षेत्र में वो भी उतनी ही सफलता अर्जित करने की क्षमता रखता है। तो उसी प्रकार लोक प्रशासक की सफलता भी उसके निश्चित नियमों या फिर कहें कि सिद्धांतों पर निर्भर करती है। यदि लोक प्रशासक में नियमों का पालन न किया जाए तो प्रशासक जो होता है वो मनमानी करने लगेगा, वो शासन का रूप जो है विकृत हो जाएगा। तो नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अभ्यास की आवश्यकता। तो जिस प्रकार से कला के क्षेत्र में दोस्तों अभ्यास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उनको अधिकतम अभ्यास हो जाए उस कार्य क्षेत्र का, उनके विशेष कार्य क्षेत्र का, और ताकि वो अच्छे से समाज में अपनी भूमिका अदा कर पाए, अच्छे से अपना कार्य कर पाए। क्योंकि लोक प्रशासन जो है दोस्तों सरकार का एक वो अंग है जो सार्वजनिक हित में कार्य करता है, ठीक है। तो कला एक कौशल है। कला क्या है? एक कौशल है, जिसे सीखने के लिए कलाकार को प्रशिक्षण देना पड़ता है, तो अभ्यास करना पड़ता है। किसी प्रकार लोक प्रशासन का भी एक विशेष कौशल होता है, और एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए प्रशिक्षण, अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसलिए या कहें कि इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ आर्ट प्रूव किया जा सकता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ आर्ट मानने वाले विद्वानों ने इन आधारों पर ही स्पष्ट किया है कि भाई लोक प्रशासन भी एक कला है।
इसके बाद दोस्तों अब आपने बात की है कि लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कला के रूप में हो सकता है। तो अरस्तु साहब जो इसके प्रथम या प्राचीन विद्वान थे, उनका जैसे मानना था, है ना, इसी प्रकार से कुछ विद्वान, कुछ फेमस विद्वान है, उनका मानना है कि लोक प्रशासन जो है ये विज्ञान के रूप में है और ये इसको विज्ञान कहा जा सकता है। तो अब इस पक्ष को हम देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किन आधारों पर ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक विज्ञान का रूप धारण करता है, या फिर कहें कि ये एक विज्ञान है एज अ साइंस। ठीक है, चलिए। तो किसी वस्तु का, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। ये परिभाषा आप स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की सटीक परिभाषा। तो किसी भी विषय के या कहें कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की एक नॉर्मल सी परिभाषा है दोस्तों। तो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वही विज्ञान होता है। तो इसीलिए तो लोक प्रशासन में भी प्रशासन का एक क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित किया जाता है, अतः लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जिस प्रकार से विज्ञान, हम किसको कहते हैं कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसमें भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रशासन का। लोक प्रशासन के अंदर प्रशासन का एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन भी एक विज्ञान है। और इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं जो इस प्रकार से हो सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें सर्वप्रथम है भविष्यवाणी संभव। तो जिस प्रकार से विज्ञान के अंतर्गत भविष्यवाणी संभव हो सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि एक भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम भूगोल को भी एक ऐसा विज्ञान मानते हैं क्योंकि उसमें भी भविष्यवाणियां की जाती है। जैसे एक विज्ञान कई प्रकार की भविष्यवाणियां करके और किसी होने वाली, भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में ही प्रदर्शित कर देता है, वर्तमान में ही उसको सूचित कर देता है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है कि कुछ इस प्रकार के, जब लोक प्रशासन के अंतर्गत जब कुछ नियम बनाए जाते हैं दोस्तों, तो भविष्य में होने वाली घटनाओं को, संभावित घटनाओं के आधार पर ही उन सिद्धांतों या उन नियमों का निर्माण किया जाता है। जब भी किसी देश में या समाज के बीच में कोई कानून आता है, सरकार के द्वारा जब कोई कानून आता है, तो उस कानून का संचालन लोक प्रशासन इस प्रकार से करता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा आभास होता है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं भविष्य में या आने वाले समय में उस प्रकार की परिस्थितियां ना हो, है ना। तो इस कारण से दोस्तों वो उनकी भविष्यवाणी करते हुए, अर्थात एक अनुमान लगाते हुए उन कार्यों का संचालन करता है। तो इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक किसी सक्षम विज्ञान में भविष्यवाणी करने की संभावना होती है या वो सक्षम होती है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ठीक है, और उन्हीं क्षमताओं के आधार पर जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य संचालित किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लोक प्रशासन का एक क्रमबद्ध अध्ययन। लोक प्रशासन का एक क्रमबद्ध अध्ययन। तो लोक प्रशासन में दोस्तों एक क्रमबद्ध अध्ययन, देखिए जिस प्रकार से किसी विज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, एक विशेष पहचान होती है किसी विज्ञान की, तो उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी दोस्तों अध्ययन का, प्रशासन का या सरकार का या जनता का अध्ययन करते वक्त ये आवश्यक होता है कि उसका क्रमबद्ध रूप में उसका अध्ययन किया जाए, कोई चीज बीच में छूटे ना। अगर कोई चीज छूट जाती है तो लोक प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी एक सक्षम विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्ध अध्ययन की धारणा को अपनाया गया है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक होता है, क्रमबद्ध अध्ययन ही किया जाता है। लोक प्रशासन की विस्तृत प्रयोगशाला,
तो जिस प्रकार से दोस्तों विज्ञान में प्रयोगशालाएं होती है, जिस प्रकार से विज्ञान में प्रयोगशालाएं होती है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी प्रयोगशालाएं होती है, जहां पर लोक प्रशासक को प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे तैयार किया जाता है, समाज में घटित घटनाओं को समझाया जाता है और उन घटनाओं को से निपटने के लिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो है उसे तैयार किया जाता है। तो ये भी उनकी प्रयोगशालाएं होती है जो बिल्कुल विज्ञान की तरह होती है दोस्तों। जिस प्रकार से विज्ञान में वैज्ञानिकों को तैयार किया जाता है, उन प्रयोगशालाओं में अपने जो है दवाई बनाई जाती है या जो भी फॉर्मूले होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी अपनी प्रयोगशालाओं में अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर जो है कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और वहां लोक प्रशासकों को तैयार किया जाता है जिससे वो उन समस्याओं का सामना उचित तौर पर कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है लोक प्रशासन में यथार्थता। तो जिस प्रकार से विज्ञान को दोस्तों कह सकते हैं कि उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता विज्ञान के फैक्ट को, क्योंकि विज्ञान में जो भी चीज प्रूव की जाती है वो एक दोस्तों कहें कि उसको जो है एक प्रूफ के साथ में उसे प्रूव किया जाता है ना। उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी यथार्थता का गुण होता है। लोक प्रशासन भी जो है सर्वमान्य होता है, हर व्यक्ति के द्वारा जो है स्वीकार्य होता है, मतलब उसमें भी किसी चीज को जुटलाया नहीं जा सकता, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत जो है यथार्थता का गुण सर्वश्रेष्ठ होता है या कहें कि सर्वमान्य होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी उसकी यथार्थता का जो गुण होता है वो भी सर्वमान्य होता है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता है। जैसे कि लोक प्रशासन में जब कोई कानून बनता है तो पूरे देश में दोस्तों एक रूप में संचालित तो होता है ना। हो सकता है अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून होते हैं, लेकिन दोस्तों एक सार्वजनिक जनता के हित में अगर देखा जाए तो सारे जितने कानून होते हैं जनता के हित में होंगे और वो एक जैसा कार्य करेंगे बिना किसी भेदभाव के। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक सक्षम विज्ञान के अंतर्गत यथार्थता होती है, वास्तविकता होती है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन में भी दोस्तों उसी प्रकार की वास्तविकता पाई जाती है। ठीक है, तो इन स्लाइडों को हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों रूपों का अध्ययन किया है कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। इसकी प्रकृति को हमने समझने का प्रयास किया, उसका स्वरूप को समझा है। तो स्वरूप को भी हम देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। लोक प्रशासन का ये स्वरूप दोस्तों ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी प्रकृति और स्वरूप को। ठीक है, इसके बाद में हमने लोक प्रशासन को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास किया है कि ये कला है या विज्ञान है। तो दोनों क्षेत्रों में हमने स्पष्ट तौर पर इसको समझा है। यहां तक कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको जो है व्हाट्सएप फैसिलिटी भी दी गई है, इसके अलावा कॉल फैसिलिटी भी दी गई है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे दोस्तों बता सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत ना आए। छोटा डाउट हो या कैसा भी डाउट हो दोस्तों वो क्लियर होना आवश्यक होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप ये हमारे जो क्लास नोट्स है ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको यहाँ दी गई है, लोधाजी क्लासेस। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से जो भी क्लास नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारी क्लास नोट्स वहां पर अवेलेबल करा दी जाती है दोस्तों। जैसे ही हमारा लेक्चर वहां अपलोड होता है टेलीग्राम पर, जो लिंक दी जाती है आपको, उसके जस्ट बाद में आपको इसकी PDF अर्थात PPT भी प्रोवाइड